आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जहाँ से कल छोड़े थे उसी के आगे चलते हैं। हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल में कई सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कल हमारा जो वीडियो था या और इससे पहले जो परसों वीडियो था उसमें ये देखे थे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, पृथ्वी गर्म है तो कैसे जन्म है, इसकी जानकारी कैसे मिलती है। आंतरिक भाग गर्म है तो इसकी जानकारी कैसे मिलती है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सब जानकारी कैसे मिली है आंतरिक संरचना के बारे में कल हम यहाँ तक देखे थे। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हम लोग क्या करें, पृथ्वी की सतह को क्या कर दिए हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को कई भागों में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला भाग भूपर्वतीय मैटल, मैटल में 2 भाग किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे अपर मेटल लोअर मेटल। फिर इसके बाद इनर का मतलब कोर हो गया, फिर आउटर कोर हो गया, इनर कोर। तो ये सब हम जो डिवाइड कर रहे हैं, ये जो इससे पहले वीडियो हम देखे ना उसी के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो वो जानना आवश्यक था, वो किसी में आना नहीं था। ठीक है, उसको समझने इसको समझने के लिए जो आज हम पढ़ेंगे या इसके आगे जो क्लास होगी उसको पढ़ेंगे, उसको जानने के लिए इससे पहले वाले वीडियो की आवश्यकता थी, इसलिए उसको बताया गया। ठीक है, कि हम लोग क्रस्ट को विभाजित करें तो किस आधार पर विभाजित करें, मेटल को विभाजित करें तो किस आधार पर विभाजित करें, कोर को विभाजित करें तो किस आधार पर विभाजित करें। ये सब जो विभाजन किया गया था तो इससे पहले जो हम देखे थे ना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोत, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग देखे थे। तो आज हम भाग के बारे में तो देखेंगे, लेकिन कल के बेस पर देखेंगे। जो हम कल देख चुके हैं उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये प्रश्न नहीं उठेगा कि इसको डिवाइड इस तरह क्यों किया गया, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली है। ये सब तो अब आएगा ही नहीं प्रश्न, क्योंकि इससे पहले सब बता ही दिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना अब वास्तव में कैसे डिवाइड किया गया उसके बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, तो कल हम लोग देख रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो स्रोत प्राप्त हुआ कि आंतरिक भाग किस प्रकार बना है। तो सब ये देखा गया कि कुछ भाग क्या हुआ, द्रव के रूप में एकदम है, कुछ भाग क्या है, हल्का आटे के रूप में, चिपचिपे आटे की तरह। ठीक है, कि ठोस और द्रव दोनों मिलकर बन गए। ठीक है, चिपचिपे आटा ठोस मान लीजिए, आप मान लेते हैं आटे को और उसमें पानी डालते हैं जो चिपचिपे पदार्थ हो जाता है, उस प्रकार हुआ। ऊपर भाग तो हम जानते ही हैं कि जो ऊपर भाग है वो ठोस है ही। ठीक है, लेकिन जब और फिर नीचे जाएंगे तो थोड़ा देखेंगे कि कोर में जो आंतरिक भाग है वो कठोर है, उससे ऊपर वाला भाग क्या है, द्रव के रूप में। ये सब हम कल देखे थे कि कैसे कैसे हुआ था। ठीक, आज उसी के आधार पर हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भूपर्वतीय मैटल, फिर इसके बाद कोर के बारे में देखेंगे, उसको भी बांटा गया। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो सब हम एक पृथ्वी बना लें। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, चलिए ये है, मान लेते हैं पृथ्वी है। ठीक, इसमें कई भाग भी। अब ये मत पूछेगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे, क्योंकि इससे पहले अगर पूछना है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब बता दिया गया। ठीक है, एक है ये वाला भाग। ठीक, पृथ्वी का एक भाग है ये, दूसरा भाग क्या है, ये है। ठीक, इसको थोड़ा रफ कर, ये है एक भाग, क्या है, ये है। ठीक, तो इतने भाग में हम पृथ्वी को अभी जो देख रहे हैं, इसको और भी भागों में डिवाइड किया गया। इसके मध्य एक और हो गया, ये पूरा मेटल है, लेकिन इसके अंदर भी एक और, ये पूरा है कोर है। ठीक, तो
अब आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी को हम कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं? सबसे पहला भाग, दूसरा भाग और ये पूरा तीसरा भाग है, लेकिन अब इसको एक डिवाइड कर दिए तो तीसरा और चौथा भाग, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग, ठीक है। ये वाला जो भाग ये कठोर है, ये वाला द्रव के रूप में है, ये हमारा चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, और ये पदार्थ है ठोस के रूप में, ठीक। चलिए, तो पृथ्वी को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला भाग है वो क्या है? भूपर्पटी, क्रस्ट, क्या है? क्रस्ट, ठीक है, भूपर्पटी, ठीक है। पहला क्या है? भूपर्पटी। दूसरा भाग क्या है? ये वाला पूरा भाग, ये वाला जो भाग है वो पूरा भाग है मेटल, क्या है? मेटल, ठीक है, मेटल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो ये भाग है ये कोर का ही भाग है, लेकिन ये है बाह्य कोर, क्या है? बाह्य कोर। बाह्य कोर को क्रोट कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में क्रोट लिख लेंगे, कोर इंग्लिश में रहेगा, तो हम लोग इंग्लिश में, ये हिंदी में लिख लेते हैं। बाह्य कोर का मतलब हो गया आउटर, ठीक है, आउटर कोर, ठीक। आउटर कोर को हम क्या कह सकते हैं? बाह्य क्रोट, बाह्य क्रोट कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये वाला भाग है ये आप देख सकते हैं कि इनर कोर है, क्या है? इनर कोर, ठीक है। इनर कोर का मतलब आंतरिक क्रोट, ठीक है, आंतरिक क्रोट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो 4 भाग में वहां डिवाइड करें। अब ये मत करिए कि ऊपर वाले भाग को हमको कैसे जानकारी हुई कि ये मध्य वाला भाग को अलग कर दिया गया, तो कैसे जानकारी हुई कल हम देख चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ये सब देख ही चुके हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? भूपर्पटी के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद मेटल के बारे में, फिर आउटर कोर के बारे में और इनर कोर के बारे में। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? भूपर्पटी के बारे में, भूपर्पटी, क्रस्ट हम लिख लेते हैं, ठीक, ठीक है, क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक। क्रस्ट क्या है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। पृथ्वी की ऊपरी सतह, ये वाली जो हम देखते हैं ना, जो हम लोग ये जिस पर हम चलते हैं, ये वाली सतह हमारी क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। इसकी कुछ गहराई है, तो हम लोग अभी सब देख लेते हैं। 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये कहेंगे 2 कैसे है, तो अभी देख लेते हैं, ठीक। तो सब जो हमारी सतह पर, जो पृथ्वी के ऊपर जिस पर हम चलते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। ये क्या है? किस भाग में हम लोग देखते हैं? ठोस भाग में, है ना, तो इसको देखते हैं। चलिए आइए, क्रस्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक क्रस्ट होता है महाद्वीप का, महाद्वीप आप जानते हैं 7 प्रकार के महाद्वीप हैं, ठीक है। और एक है महासागर, 5 प्रकार के महासागर, ठीक। तो हम लोग महासागर और महाद्वीप के बारे में देखेंगे, लेकिन आप लोग तो ये जानते ही हैं कि महाद्वीप का मतलब जिस पर हम रह रहे हैं कॉन्टिनेंटल हो गया, ठीक है। जो भी सब, जैसे एक एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्या अफ्रीका हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, इस तरह करके आप देखते जाएंगे, ठीक है। और फिर अंटार्कटिका हो गया, ये सब है, ठीक। यूरोप भी है, ठीक। तो आप अब ये बताइए कि ये हो गए महाद्वीप, तो महाद्वीप के ऊपर जो ये सतह दिख रही है, ठीक है, ये हो गया क्रस्ट। एक है महासागर। महासागर ऐसा तो नहीं कि आंतरिक भाग से महासागर है, महासागर केवल ऊपरी भाग पर ही तो है, क्रस्ट वाले भाग पर ही है। तो एक गहराई होगी महासागर की, महासागर के नीचे भी जो सतह होगी उसे भी क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 2 क्रस्ट है, एक हो गया महाद्वीप का और दूसरा क्या हो गया? महासागर का, ठीक। चलिए, तो क्रस्ट को हम सबसे पहले महाद्वीपीय क्रस्ट देख लें। महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट का मतलब भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी, ठीक। महाद्वीपीय भूपर्पटी का मतलब जिस पर हम रह रहे हैं ये, ठीक है। ये किससे बनी है? सबसे पहले तो ये नहीं, पहले ये देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है वो लगभग 35 किलोमीटर तक, कितने तक? लगभग इसकी मोटाई देखेंगे, ठीक है, कितना है? 35 किलोमीटर, ठीक है। 35 किलोमीटर, ये गहराई 35 किलोमीटर तक है, ठीक है, ठीक। लगभग इसकी मोटाई 35 किलोमीटर। महाद्वीप पर जो भूपर्पटी है उसकी जो गहराई है वो 35 किलोमीटर तक है, ठीक है। चलिए,
तो महाद्वीप पर जो भूपर्वतीय हो लगभग इसकी मोटाई कितनी है, कि मोटाई या गहराई कुछ भी कहें, गहराई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गया, ठीक है। जो ये भाग होगा, अगर मान लेते यहाँ महाद्वीप है यहाँ पास, ठीक है, ये पूरा, तो इसकी जो गहराई है वो 35 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये किससे बना है, तो ये Cl मुख्य रूप से किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, ठीक है। Cl कहते हैं, Cl, ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। Cl जहां भी होगा वो किसे, ये आता है प्रश्न, ठीक है, कि महाद्वीपीय भूपर्वतीय क्रस्ट पूछेगा और ये कहेगा कि ये किससे बना है, उसमें कई ऑप्शन दे देंगे, सीमाई हो गया, Cl हो गया, ठीक है, Cf हो गया, ठीक, मतलब फेरस भी उसमें शामिल कर, मैग्नीशियम हो गया। तो यहाँ पास क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा, सिलिका और एल्यूमिनियम वाला, ठीक है, ठीक है। तो Cl का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, महाद्वीपीय भूपर्वतीय सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। लगभग इसकी जो मोटाई या गहराई होती है वो 35 किलोमीटर होती है। यहाँ खड़े हैं, इसके नीचे चले जाएंगे तो 35 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। इसके बाद क्या मिल जाएगा, इसके बाद हमारा मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ये भाग 35 किलोमीटर गहराई भाग क्या मिलता है, मेटल है। इसके नीचे जल नहीं, जल तो आप जल देखेंगे 35 किलोमीटर का, 35 किलोमीटर ये है ना, जल 35, जो ये नदियों का जल जो सूख कर नीचे जाता है जिससे हम पानी निकालते हैं, ये जल क्या होता है 35 किलोमीटर के अंदर ही है, ठीक है। ये तो ऊपर क्या है, मिट्टी है, मिट्टी के नीचे रिश्ता पानी जाता है और फिर एकत्रित हो जाता है, ये वाली बात नहीं कर रहे हैं। इसके नीचे जब हम चले जाएंगे 35 किलोमीटर, अगर 35 किलोमीटर के नीचे जाएंगे तब पानी तो नहीं है ना महाद्वीप के नीचे, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि महाद्वीप के नीचे जितना भी गड्ढा करते जाएंगे पानी मिलता जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। पानी तो एकत्रित हुआ है, ठीक है, बाद में जब मिट्टी आई है फिर इसके बाद पानी एकत्रित हुआ, पहले तो ऐसा था नहीं, ठीक। तो लगभग इसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर तक है। Cl का मतलब हो गया सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से महाद्वीपीय भूपर्वतीय या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको रफ कर दें, अब महासागरी देख लें, ठीक है। लिख लीजिएगा, पहले इसको बना लीजिएगा आप, फिर लिखते जाइएगा, ठीक है, ठीक। अब आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, दूसरा में क्या है, महासागरी, महासागरी, ठीक है, महासागरी क्रस्ट, ठीक, महासागरी क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। इसका जो पहला पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि महासागरी जो क्रस्ट है इसकी गहराई अगर देखेंगे, महासागरी क्रस्ट की जो मोटाई होगी, ठीक है, महासागरी क्रस्ट की जो मोटाई होगी, इसकी मोटाई कितनी होगी, 5 किलोमीटर, ठीक, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर, ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, महासागर है, महासागर के नीचे जो तल है, तल जो उसके नीचे जो भूमि है उसे कहते हैं महासागरी क्रस्ट या महासागरी भूपर्वतीय, ठीक है। इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर होगी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पास, ये मान लेते हैं ये द्वीप था, आप समझ, हम ये तो हो गया हमारा सतह हो गई, लेकिन जहाँ समुद्र है, समुद्र के नीचे गहराई होगी, ठीक है, जमीन तो होगी ना, ठीक है। उस जमीन के नीचे अगर चले जाएंगे, जहाँ जमीन मिलेगी उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो 5 किलोमीटर तक जाएंगे तो भू क्रस्ट मिलेगा। उसके बाद जब हम जाएंगे तो मेटल शुरू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं है कि महासागर नीचे तक है, ठीक है, कोर तक तो होगा नहीं, केवल भूपर्वतीय में ही है, ठीक है, महासागर केवल भूपर्वतीय पर है और उसमें भी ऊपरी सतह पर है, ठीक है। निचली सतह पर क्रस्ट पाया जाता है और ये क्रस्ट क्या होता है, 5 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो मेटल मिल जाएगा। तो महासागरी क्रस्ट की जो मोटाई या गहराई होती है वो 5 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। बी क्या है कि ये, इसको देखिए, ये क्या है, ये किससे मिलकर बना है, महासागरी क्रस्ट सीमा से बना है, ठीक है, आप सीमा लिखिए, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक,
सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका का मतलब मान सकते हैं कि बालू के रूप में है, ठीक है। सिलिका का मतलब यही हो गया कि जो बालू के रूप में रहे, ठीक। मैग्नीशियम तो जानते ही ये तत्व है, ठीक। तो महासागरीय क्रस्ट क्या है, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है, और ये सीमा का मतलब आप समझते ही हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रफ करें, रफ कर देना, ठीक है। अब आप बताइए, कुछ पूछ रहे हैं उसमें आप बताइएगा, ठीक है। क्रस्ट जो है, इस पृथ्वी का कुल आयतन कुछ ना कुछ होगा। आप ये जानते हैं कि पृथ्वी का कुछ ना कुछ आयतन ही होगा। इतनी बड़ी पृथ्वी है तो आयतन का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको मिला के होती है, ठीक है, आयतन। तो जो क्रस्ट का है, इस पूरे आयतन का केवल 1% क्रस्ट में है स्थित है, ठीक है। इस पूरे पृथ्वी के अगर कुल आयतन का केवल 1% आयतन कहाँ है, क्रस्ट में है। समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लें, ठीक है, एक बहुत बड़ा कह दें, मान सकते हैं जैसे हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 मान लेते हैं, 10 भाग में डिवाइड करना है 10 को। तो यदि कहें कि एक भाग में कितना भाग है, तो उस पूरे वस्तु का एक भाग में केवल 1/10वां भाग तो ही है, ठीक है। उसी प्रकार जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कुल आयतन है, ठीक, उस कुल आयतन का केवल 1% आयतन कहाँ है, भू परपटी पर है, ठीक है। तो इसमें एक नोट में आप क्या लिख लीजिए, पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग कहाँ है, क्रस्ट पर है, ठीक है। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होगी कि पृथ्वी का कुल आयतन होगा कुछ ना कुछ, उसका केवल 1% भाग ही क्रस्ट पर है, ठीक है। और सब भाग कहाँ है, या तो मेटल पर होगा या तो कोर पर होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे मेटल और कोर, इसको भी देखेंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं रहिए। ये 84 है, मेटल पर कुल आयतन 84 है, और यहाँ पास है 15%, ठीक है। टोटल 100% हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पृथ्वी का कुल आयतन का 1% भाग भूपर्पटी पर है, ठीक है, ठीक। रफ कर दें, ठीक। अब क्रस्ट समाप्त हुआ। क्रस्ट के बारे में, हाँ सॉरी, ये ठोस है, ठीक है। आप अच्छा ये तो जानते हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला भाग तो दिखता ही है। तो ये क्या है, ठोस है। जो क्रस्ट है ये क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस, ठीक है। जो क्रस्ट है क्या है, ठोस है, ठीक। अब हम लोग मेटल देखें, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मेटल इसे लिखवाने क्या लिखवा देते हैं। मेटल होता है, मेंटल नहीं होता, ठीक है। मेटल होता है, मेंटल नहीं। तो मेटल आप लिखिए, इसको क्या लिखेंगे, पृथ्वी का जो दूसरा स्तर है, पृथ्वी का जो दूसरा स्तर है वो क्या है, मेटल है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वी की दूसरा स्तर क्या है, पृथ्वी का दूसरा स्तर क्या है, मेटल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पृथ्वी का जो दूसरा स्तर हो क्या है, मेटल है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अगर ये बताइए, अभी हम देखें ना, जो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, मतलब महाद्वीप की जो भूपर्पटी है 35 किलोमीटर की मोटाई है, गहराई है। और जब हम महासागरीय क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर, तो इसकी भी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो कितनी है, ठीक। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि मेटल की जो मोटाई है, मेटल मोटाई लिख दें, मोटाई वो लगभग 2900 किलोमीटर, कितना है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। 2900, मेटल की मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मेटल की मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, ठीक। अब आप देखिए 2900 किलोमीटर का मतलब ये मान लीजिए 35 किलोमीटर है महाद्वीप में, ठीक है, महाद्वीप, ठीक। और यहाँ पास महासागर मान लेते हैं, महासागर, ठीक।
तो वो महासागर यहाँ तक होगा, तो इसकी जो गहराई है वो है 5 किलोमीटर, और इसकी जो मोटाई है ये है 29 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर क्या है? माइटल। ठीक है, माइटल की जो गहराई है या मोटाई है 2900 किलोमीटर है। ठीक ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आप लिखिए, पृथ्वी का कुल आयतन का 1% भाग यहाँ है। ठीक, 1% भाग कहाँ है? क्रस्ट पर। तो कुछ ना कुछ प्रतिशत भाग यहाँ होगा। ठीक है, पृथ्वी का कुल आयतन का 84% जो भाग है वो कहाँ है? माइटल पर। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक, पृथ्वी का कुल आयतन का, पृथ्वी का जो कुल आयतन होगा, कुल आयतन हम मान के जानते हैं 100% है। ठीक है, पृथ्वी का कुल आयतन कितना है? 100%। 1% चला गया यहाँ पास क्रस्ट पर, तो बचा 99। ठीक, और 99 में अब आप ये बताइए 84% यहाँ चला गया। ठीक है, 84% यहाँ गया, तो बचा कितना? 15। ठीक, तो अब 15% बचा है, वो क्या होगा? वो होगा इनर। अभी वहाँ देख लेते हैं। पृथ्वी का कुल आयतन का 84% माइटल पर है। ठीक है, ठीक, ये किस प्रकार है? ना तो ठोस है ना ठोस है, मतलब ठोस तो है लेकिन पूरी तरीके से ठोस नहीं है। आप समझ सकते हैं ना, आपको आप बताया कि ना, लीची जो ऊपर भाग जो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, और इसके बाद वो ठोस तो रहता नहीं एकदम, तो उस प्रकार का ये है। या जो आटा है, जो गीला आटा ले लीजिए। ठीक है, गीला आटा ले लीजिए, तो वो उस प्रकार का भी है ये पदार्थ बना हुआ। ये वाला भाग के किस पदार्थ बना? गीले आटे के रूप में बना हुआ है। ठीक है, ठीक, तो ये किस प्रकार का है? ना तो ठोस है और ना ही तो ठोस और ना ही द्रव। ठीक है, द्रव्य ना लिख दीजिएगा। ठीक है, द्रव्य, ये द्रव्य अलग है और ये द्रव मतलब होता है जो लिक्विड फॉर्म है, ये द्रव होता है मैटर। ठीक है, तो ना तो ठोस है और ना ही द्रव है। इसका मतलब किस प्रकार है? हल्का लिचलीचापन है। ठीक है, लिचलीपापन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पकड़ रहे हैं तो चिपक रहा है, उस प्रकार का। किस प्रकार? लिचलीचा, लिचलीचा। ठीक है, लिचलीचा प्रकार का है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ना तो ठोस और ना ही द्रव, किस प्रकार है? लिचलीचा पदार्थ यहाँ पाया जाता है। जो भी होगा, ठीक है, वो पूरा भाग क्या होगा? लिचलीचापन से भरा होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो माइटल के बारे में ये हो गया। आइए अब क्या है? बचा है कोर। कोर 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 थर्ड, कोर को हम क्रोड भी कहते हैं। ठीक, सॉरी, हम लोग पहले आउटर कोर देख ले। इसको दो भाग में आप ये लिखिए, कोर को कितने भाग में डिवाइड किया गया? इसमें जो पहला पॉइंट होगा, ये तीसरा लिखिए, इसका जो पहला पॉइंट होगा, कोर को दो भाग में डिवाइड किया गया। एक हो गया इनर कोर, ठीक, और दूसरा क्या हो गया? आउटर कोर। आउटर कोर, इनर कोर आउटर कोर मालूम ही चल गया। इनर कोर ये वाला भाग है, आउटर कोर बाहर वाला भाग है। ठीक है, लेकिन ये पूरा कोर क्या है? ये कोर है, क्रोडी है। ठीक है, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड क्यों किया गया? क्योंकि ये भाग है तरल और ये भाग है ठोस। अब आपको ये प्रश्न तो नहीं उठ रहा है कि हमको जानकारी कैसे मिली? हम इसके अंदर तो गए नहीं, तो हमको ये जानकारी कैसे मिली? आपको कल ही बताया गया, तरंगों के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग इससे पहले देख लीजिएगा वीडियो। तो दो, एक हो गया इनर कोर और एक हो गया आउटर कोर। तो हम पहले इनर कोर के बारे में देखते हैं, फिर आउटर कोर के बारे में देखते हैं। चलिए, इनर कोर, इनर कोर। ठीक है, इनर कोर का मतलब हो गया बाहर क्रोड,
बारोज। ठीक, अगर इसकी मोटाई देखें, अब आप ये बताइए 2900 किलोमीटर ये है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर कह सकते हैं 5150 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। ठीक है, 2900 किलोमीटर से लेकर 5150, इसका मतलब कितना हुआ 2900, एक हो गया 2900 किलोमीटर और एक हो गया 5150, इसका मतलब कितना हो गया कि इधर हो गया 20, 21, 22,000, ठीक है 22,050, 2250। ठीक है, तो आप क्या लिखे 5150 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, तक इसकी गहराई है। ठीक है, गहराई है। ठीक, 5 देखिए 29 यहाँ है, 2900 किलोमीटर है, इसका मतलब 20, 21 और 2250, मतलब इसकी अगर वो करें तो लगभग हम 2300 ले रहे हैं। ठीक है, लगभग में लेते हैं, 2250 की जगह हम कितना लेते हैं, लगभग 2300 किलोमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, 2300 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई या गहराई कुछ भी कहें, ठीक है, गहराई या मोटाई कुछ भी कहें, कितना है 2300 किलोमीटर। ये है इनर कोर। ठीक, और ये किस रूप में है, ये है द्रव्य रूप में। किस रूप में है, ये है द्रव्य रूप में। ठीक है, द्रव रूप में है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तापमान यहाँ पास कोई पदार्थ जाता है वो पूरा पिघल जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा, लगभग कह सकते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। ठीक है, 6000 डिग्री से 7000 डिग्री, 5000 से शुरू हुआ, 5000 डिग्री से लेकर 7000 डिग्री, 7200। आपको बताया कि इतना तापमान में कि जो सबसे ऊपर का जो भाग है, जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर नीचे गए तो 32 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, 100 मीटर गए तो 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये कल या परसों क्लास में हम लोग बता चुके हैं। ठीक, तो ये द्रव रूप में, यहाँ पर जो भी पदार्थ होगा वो किस रूप में होगा, पूरी तरीके से लिक्विड होगा। ठीक है, ठीक है, ये पदार्थ पूरा लिक्विड है। ठीक, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, अब ये बताइए ये लिक्विड है तो ये ठोस कैसे हुआ। कल की क्लास में देखिएगा कि ये बताया गया है कि ये ठोस क्यों है, ये क्यों नहीं पिघला है, इसके बारे में बता दिया गया है। तो हम लोग अब सॉरी, ये इनर कोर लिखा है ना, इसे आउटर कोर कर लीजिए। यह है आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर की बात हो रही है ना, आउटर कोर की बात हो रही है, ये आउटर कोर ही तो है, ये आउटर कोर है। ठीक है, इनर कोर तो ये है, ये है आउटर कोर। तो आउटर कोर में आप ये लिखेंगे। ठीक है, इसको चेंज करिए, इनर मत लिखिएगा, आउटर कोर लिखिएगा। ठीक है, 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक है इसकी गहराई, लगभग 2300 किलोमीटर, 2250 है, हम 2300 मान सकते हैं। ठीक, चलिए इसको आप बदल लीजिएगा, इनर मत रखिएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, इसको करेंगे आप इनर हटाकर आउटर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इनर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे बाहर वाले की बात कर रहे थे, अब ये आउटर कोर की बात हो रही। अब आप ये बताइए इसकी गहराई कितनी होगी, मोटाई, मतलब अगर हम देखें मोटाई ले लेते हैं, इसकी मोटाई कितनी होगी। ठीक है, ये तो ये हो गया, इसकी मोटाई क्या है। ठीक है, तो अब आप बताइए मोटाई का मतलब ये पूरा क्षेत्र का नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक सेंटर लेते हैं, वहां की बात है, गहराई कह रहे हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, इनर कोर की त्रिज्या की बात करते हैं। ठीक है, त्रिज्या का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं गोला, इसके आधे भाग से चारों तरफ की जो दूरी समान होती है इसे त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, ठीक, अब आप ये बताइए ये भाग कितना है, 5100 पहुंच चुके हैं, 5100 मतलब 5150 यहाँ तक पहुंच चुके हैं। टोटल त्रिज्या कितनी है, टोटल त्रिज्या कल बताया गया था, यहाँ से लेकर सीधा, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर यहाँ तक की पूरी त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग को याद है या नहीं, ये पूरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है 6371 किलोमीटर। कितना है, ये वाले से यहाँ से लेकर यहाँ तक, भूपर्पट्टी से लेकर अगर हम
सेंटर तक पहुंच जाएंगे, सेंटर के इधर नहीं निकलना, बाहर दूसरी साइड नहीं निकलना, केवल सेंटर तक, तो इसकी त्रिज्या जो कह सकते हैं वो 6371 किलोमीटर है। ठीक, तो आप ये बताइए 5000 तक तो यहाँ हो गया, इसका मतलब इसके मध्य कुछ ना कुछ होगा, तो वो कितना है 5000 का मतलब 5100 यहाँ है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी त्रिज्या 5100 से लेकर 5150 किलोमीटर से लेकर कितना है 6371 है, तो हम लिख देते हैं 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसका मतलब अब ये है 51 51 10 61 61 62 63। ठीक है, 63 हम लोग क्या मान सकते हैं कि लगभग 10 12, तो लगभग कितना मान लें, लगभग 1300 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 1300 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो गहराई है, ठीक है, वो कितना है, वो लगभग 1300 किलोमीटर। इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या का मतलब हो गया इतना भाग। ठीक है, ये वाला केवल इतना भाग की बात हो रही। ठीक है, ठीक, ये पूरा भाग तो हो गई पृथ्वी की त्रिज्या, लेकिन ये इनर कोर की जो त्रिज्या होगी वो लगभग कितना है 1300 किलोमीटर, यहाँ की बात हो रही। ठीक है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात। ठीक है, तो त्रिज्या 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। तो इनर कोर क्या है, पूरी तरीके से ठोस है। इसको क्या लिखेंगे, एक और पॉइंट इसमें लिखिए, ये क्या है, ठोस है, ठोस है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठोस है। और किससे बना है, निकेल प्लस फेरस का मतलब होता है आयरन, Fe लिख लीजिए। ठीक है, Na और Fe। ठीक है, एक हो गया निकेल और हो गया फेरस। निकेल और फेरस से मिलकर क्या बना है, ये वाला भाग बना। ये बहुत ठोस है, बहुत ठोस है। अब आप कहेंगे फेरस का मतलब लोहा होता है, लोहा क्यों नहीं पिघलता, इसके बारे में कल चर्चा हो गई कि बहुत ज़्यादा दबाव के कारण इस पर बहुत ज़्यादा दबाव, बाहर का जो लोहा होगा उसकी अपेक्षा यहाँ का दबाव बहुत ज़्यादा, इस कारण वह भी 7000 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं पिघल पाता। ठीक है, लोहा ही है, लोहा का तो 7000 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह पर अगर लोहा को पिघलाना हो तो 600 डिग्री 700 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। ठीक, लेकिन यहाँ 7000 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी नहीं पिघल रहा है। तो इसका कारण कल बताया गया कि बहुत अधिक तापमान, मतलब तापमान का मतलब बहुत ज़्यादा दबाव के कारण ये बहुत ज़्यादा दबाव झेल रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया है। ठीक, तो ये हमारा था इनर कोर। इसके पहले आउटर कोर, तो वो जो इनर कोर पहले लिखे तो उसे बदल लीजिएगा, उसे आउटर कोर कर लीजिएगा, बाहर कोर। ठीक है, अब रफ करते हैं। अगर अब इसका बताएं आयतन अगर देखना हो तो कोर का आयतन कितना है, कोर का कुल आयतन कितना हो सकता है, कोर का जो आयतन है वो कुल पृथ्वी के कुल जो होगा आयतन, पृथ्वी के कुल आयतन का कुल आयतन का कितना प्रतिशत होगा, आप बताइए। 1% वहाँ हो गया, 84% यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 85% हो गया। इसका मतलब बचा कितना 15%। तो 15% कुल आयतन कहाँ है, कोर पर है। ठीक है, कोर पर इस पृथ्वी के कुल आयतन का 15% है। ठीक, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, ये कोर का पूरा है। ठीक है, आउटर कोर का भी और इनर कोर दोनों को मिलाकर 15% है। ठीक है, ठीक, कोई परेशानी नहीं। चलिए एक पॉइंट और लिखना है, ये आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से। ठीक है, पृथ्वी को क्या बांटा गया, क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो क्रस्ट को 15, जो महाद्वीप पर है वो 15 किलोमीटर की 35 किलोमीटर की गहराई तक, और 5 किलोमीटर की गहराई तक। 5 किलोमीटर कहाँ, महासागरी पर, महासागरी जो क्रस्ट होगी वो 5 किलोमीटर की गहराई पर होगी, और जो महाद्वीपीय क्रस्ट होगा वो 35 किलोमीटर होगा। मेटल की गहराई बताया गया 2900 किलोमीटर, इसकी गहराई बता ही दिया गया लगभग 2300 किलोमीटर, का मतलब हो गया 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक, और 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक उसकी इनर कोर की। ठीक है, ये सब बता दिया गया, एकदम अच्छे से बताया गया है। ठीक है,
तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, जहां से डिवाइड किया गया क्रस्ट को, माइटल को डिवाइड किया गया, उस रेखा को क्या कहते हैं। माइटल से आउटर कोर को डिवाइड किया गया, उस रेखा को क्या कहते हैं। आउटर कोर से इनर कोर को डिवाइड किया गया, इस रेखा को भी क्या कहते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं, इसके बाद हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कोई परेशानी नहीं, लिख लीजिएगा। हाँ, चलिए देखिए ये है भूपर्पटी वाला भाग और ये है माइटल। तो माइटल और भूपर्पटी को बांटने वाली जो सीमा है उसे कहते हैं कोनार्ड सीमा या कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट में क्या लिखेंगे, 5 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट आप लिखिए। ठीक है, 5 पॉइंट क्या लिखेंगे, भूपर्पटी, भूपर्पटी व माइटल को विभाजित भूपर्पटी व माइटल को विभाजित करने वाली सीमा को हम मोह सीमा कहते हैं। ठीक है, मोह, कोनार्ड बताया गया ना, कोनार्ड भूपर्पटी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक हो गया अपर, ठीक है, एक हो गया लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कोनार्ड कहते हैं, उसको अभी लिखवा देते हैं, या आप इसको छोड़िए, पहले उसी को लिखते हैं। ठीक है, नोट में जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसको 2 भागों में, क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक बाह्य क्रस्ट, एक आंतरिक क्रस्ट। तो बाह्य क्रस्ट, अब हम क्रस्ट को क्रस्ट ही लिख रहे हैं। ठीक है, आप भूपर्पटी लिखना हो तो लिख लीजिए, बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। आंतरिक क्रस्ट को जो विभाजित करने वाली रेखा है, विभाजित करने वाली सीमा या रेखा को क्या कहते हैं, कोनार्ड रेखा। ठीक है, कोनार्ड रेखा या असंबद्धता का है। ठीक है, असंबद्धता का मतलब डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता या सीमा कुछ भी कहें, दोनों वही बात है। ठीक, थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन बात वही। कोनार्ड असंबद्धता, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब एक ही जैसे नहीं रहता है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि लगातार उसी तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, पानी बह रहा है तो बह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तापमान एक है, 6 डिग्री सेल्सियस, तो उसी 6 डिग्री सेल्सियस ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या हो गया कि ऊपर जो क्रस्ट होगा आधे, मतलब 35 है ना, 35 किलोमीटर, तो आज 17.5 परिवर्तन हुआ जो क्रस्ट है, तो वहां पास से परिवर्तन को जो विभाजित कर रही होगी रेखा, वो क्या कहलाएगी, कोनार्ड असंबद्धता कहलाएगी या कोनार्ड सीमा कहलाएगी। ठीक है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक हो गया बाह्य क्रस्ट, एक हो गया आंतरिक क्रस्ट। बाह्य और आंतरिक क्रस्ट के मध्य जो बीच में रेखा है नहीं, वास्तव में हम लोग एक इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो बताया, कौन बताया, कोनार्ड भाई साहब ने। ठीक है, कोनार्ड ने कहा कि जो बाह्य क्रस्ट है और आंतरिक क्रस्ट में अंतर है, तो जहां से अंतर शुरू होता है वहां पास से उसको बांट दिया गया और उसे ही क्या कहा गया, कोनार्ड असंबद्धता या कोनार्ड सीमा कहा गया। ठीक, आप क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट पे आप लिखिए आंतरिक क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट व बाह्य मेटल, मेटल को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं,
मोहो रेखा या मोहो संबद्धता या मोहो सीमा, ठीक है। एक मोहोर्विक नाम के एक, ठीक है, जियोग्राफिक से, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया है कि आंतरिक क्रस्ट व बाह्य मेटल को विभाजित करने वाली रेखा को मोहो का मतलब मोहोर्विक थे, उसी नाम से पड़ गया मोहो सीमा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आंतरिक क्रस्ट, क्रस्ट दो प्रकार के हैं, बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट, ठीक है। तो कहाँ से आंतरिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो आंतरिक क्रस्ट और मेटल को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसे मोहो रेखा, मोहो सीमा या मोहो असंबद्धता कहते हैं, ठीक है, ठीक। तीसरा क्या लिखेंगे, कि बाह्य मेटल सबके दो दो भाग कर दिया गया है, बाह्य मेटल, इसके मध्य एक और रेखा खींच दी गई है, ठीक है। तो बाह्य मेटल और आंतरिक मेटल को जो विभाजित कर रही है रेखा, उसे क्या कहते हैं, विभाजित करने वाली रेखा को सीमा लिख दें या रेखा सीमा ही कह दें, सीमा को क्या कहते हैं, रेपटी, क्या कहते हैं, रेपटी असंबद्धता या सीमा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बाह्य मेटल एक होगा, बाह्य मेटल जिसमें जो कम लिचलीचा होगा, नीचे वाला जो होगा वो ज्यादा लिचलीचा होगा, तो वहां से जो विभाजित किया गया है रेखा को, सीमा को, वो रेपटी नाम के एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किया, ठीक है। तो रेपटी सीमा कहा गया, ठीक है। तो बाह्य मेटल व आंतरिक मेटल को विभाजित करने वाली सीमा रेपटी सीमा कहलाती है, ठीक। अब हम लोग इसे रफ करते हैं केवल यहाँ तक, ठीक है, और इसको रफ करते हैं। अब ये बताइए, ये पूरा हो गया, अब इसको और इसको भी कोई ना कोई विभाजित किया होगा, ठीक है। तो आंतरिक मेटल व ये है बा ना, तो बा को क्रोड कहें या क्रोर कहें, ठीक है। बा क्रोड को विभाजित करने वाली जो सीमा है उसे क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग, क्या कहेंगे, गुटेन, ठीक है, गुटेनबर्ग सीमा, कोई परेशानी, ठीक है। तो आंतरिक मेटल और जो आंतरिक मेटल हो गया, ठीक है, आंतरिक मेटल और बाह्य क्रोड, आंतरिक मेटल और बाह्य क्रोड को विभाजित करने वाली जो सीमा होगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गुटेनबर्ग सीमा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पास एक रेखा होगी, उसको जो विभाजित करेगी, ठीक है, यहाँ पास, और ये वाली जो रेखा कहलाती है, ये वाली मुख्य रूप से ये वाली जो रेखा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, गुटेनबर्ग रेखा, और ये वाली जो सीमा होगी वो आगे अभी होगी लेहमन हो गया। इसी के मध्य एक और होगी जिसे कहते हैं रेपटी, और ये वाली जो रेखा होगी, ये वाली रेखा, ठीक है, इस रेखा को क्या कहेंगे, इससे पहले जब हम लोग देखेंगे ये वाली रेखा को जो विभाजित किए थे इसे कहते हैं मोहो, और इसके मध्य एक और रेखा होगी, ठीक है, उसे कहेंगे कोनार्ड सीमा, ठीक। चलिए अब एक और देख लेते हैं, काम खत्म। एक क्या है, ये हो गया बाह्य और ये हो गया आंतरिक, तो बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड को विभाजित करने वाली सीमा क्या कहलाती है, लेहमन। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, लेहमन सीमा या लेहमन असंबद्धता, वहां असंबद्धता के नाम से आया था, लेहमन असंबद्धता, तो आप समझ जाइएगा, ठीक। ये वाली बात हो रही, ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली मुख्य रूप से ये, इस रेखा को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लेहमन सीमा, क्या कहेंगे, लेहमन सीमा, ठीक है। आंतरिक क्रोड तथा बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड, ठीक है, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड को जो ये विभाजित करने वाली सीमा है उसे क्या कहेंगे,
लेहमन सीमा। तो आंतरिक कोट तथा बाह्य कोट को विभाजित करने वाली सीमा लेहमन सीमा कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे कि कोनार्ड सीमा, रेवती सीमा, ये सीमा, वो सीमा, बाद में लेहमन सीमा लिखा था, तो लेहमन सीमा ठीक करना था, ठीक। तो शायद हो गया, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना केवल इतना ही था, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं कोई परेशानी तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी हो, ज़्यादा तेज लग रहा हो कि मतलब स्पीड ज़्यादा है, तो आप लोग तो धीमा कर सकते हैं, धीम तेज सब कर सकते हैं, ठीक है। जो ना समझ में आए उसको पीछे करके देख सकते हैं, ठीक। तो कोई परेशानी तो नहीं। तो क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर, इनर कोर इस भाग में डिवाइड किया गया। इनको कौन कौन विभाजित करने वाली जो सीमा थी उसको भी देख लिए हम लोग। यहाँ तो हम लोग 4 ही लिखे हैं, लेकिन इसके भी 2 भाग हैं, इसके भी 2 भाग हैं। 2 2 2 तो 6 भाग हो गए। और 6 भाग हैं, तो 6 भाग को विभाजित करने के लिए 5 लोग तो चाहिए ही ना। कोनार्ड हो गए, मोह हो गए, रेप्टी हो गए, गुटेनबर्ग हो गए, लेहमन हो गए, ठीक है। ये इतने 5 थे। मतलब ऊपर वाला कोई भाग ही नहीं, जो ऊपर का भाग है इसको कोई विभाजित नहीं करेगा। इसके बाद मध्य में विभाजित करेंगे, फिर इसको विभाजित करेंगे, इसके मध्य में इसको विभाजित करेंगे, इसको विभाजित करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हमारा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कल हम लोग जो देखेंगे वो हम कल देखेंगे चट्टानों के बारे में। 3 चट्टानें हैं, उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। आग्नेय, अवसादी चट्टानें, ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है, कायांतरिक चट्टानें। ये 3 चट्टानें देखें और शैल चक्र, ठीक है, रॉक साइकिल भी देखेंगे। तो इतना कल हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि आग्नेय चट्टानें देख पाएँ, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें। इसके बाद क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे और रूपांतरित चट्टानें और शैल चक्र। 2 दिन का ये रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे जो जहाँ से मुख्य रूप से देखना वो है महाद्वीपीय विस्थापन। ये महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, सागर कैसे विभाजित हुए, ये सब देखना है, ठीक है। क्यों भारत टूट के ऑस्ट्रेलिया, जो हम देखें कि अफ्रीका से टूटा है भारत, तो ये कैसे टूटा है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। गिर में ही देखिए हम शेर पाए जाते हैं, ऐसा क्यों, और कहीं नहीं पाए जाते, वहाँ दलदल क्यों है, ये सभी चीज़ वो कहाँ से देखना शुरू करेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय प्रवाह, कि ये बह रहे हैं, महाद्वीप जितने हैं वो क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं, ठीक है। 100 वर्ष में 1 सेंटीमीटर ही सही, लेकिन बह तो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था आंतरिक संरचना। कल हम लोग देखेंगे चट्टानों के बारे में। कैसा लगा रोज की तरह बताना ही है। हम लोग मिलेंगे अब कल कहाँ से मिलेंगे, चट्टानों को देखेंगे। चलिए, ठीक, ओके।